करो स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English 9 and welcome to the Chase Academy. I'm your instructor Zia Hamid. My dear learners, आज जो हम SLO पढ़ेंगे that is related to your summary writing. कल हमने एक मुख्तलिफ SLO पढ़ा था। आज का जो हमारा SLO है वो है provide an objective summary. यानी हमने कोई भी टेक्स्ट पढ़ना है, कोई भी पैसेज टेक्स्ट या पैराग्राफ, फिक्शन है या पोम है, हमने उसकी ऑब्जेक्टिव समरी प्रेजेंट करनी है। और फिक्शन एंड पोएट्री टेक्स्ट, चाहे वो टेक्स्ट फिक्शन है या पोएट्री है। सो फिक्शन में क्या है? योर स्टोरीज, योर इमेजिनेशन, जो इमेजिनेटिव नैरेटिव्स हैं जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती, कहानियां हैं, फोक लोर्स, फोक टेल्स या इस तरह की जो भी फिक्शनल टेक्स्ट होगा, दैट कैन बी समराइज्ड। ठीक है, हमने समरी को प्रैक्टिस करना है, समराइज करना है, बट ऑब्जेक्टिवली। सो क्विकली शाबाश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट समरी? क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको? शाबाश। द सेंट्रल से जी। सेंट्रल आइडिया। ऑलराइट, समरी में आप जिस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं उसको समराइज करते हैं, आप उसका सेंट्रल आइडिया मेंशन करते हैं। एनीथिंग एल्स? वन स्टूडेंट एट अ टाइम प्लीज। जी, why do we summarize? Summary means we are giving a short overview. हम एक पूरे टेक्स्ट को समराइज करते हैं अपने अल्फाज में, हम उसे पैराफ्रेज करते हैं, समराइज करके जो उसका क्रक्स है, जो की पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिवली हम उसे प्रेजेंट करेंगे इन ऑब्जेक्टिव समरी, जहां पे हमारे पर्सनल ओपिनियंस, हमारे ख्यालात, इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व ना हो, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी हो उसके अंदर, ताकि हम उसको ऑब्जेक्टिवली रीडर के सामने पेश कर सकें। समरी इज अ वेरी गुड टूल टू शो आवर अंडरस्टैंडिंग। हम क्यों समराइज करते हैं? ताकि हमने जो पढ़ा है, जो कॉम्प्रिहेंड किया है, जो समझा है पढ़कर, हम उसको बता सकें, उसे प्रेजेंट कर सकें। और जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे वर्ड बाय वर्ड नहीं करते, बल्कि समराइज करते हैं, और दैट शोज आवर अंडरस्टैंडिंग। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। जो समराइज्ड वर्जन है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। हम अपने अल्फाज को यूज करते हैं, और उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं डियर लर्नर्स। व्हाई डू वी समराइज? वी समराइज टू शो आवर अंडरस्टैंडिंग, वी समराइज टू प्रेजेंट आवर अंडरस्टैंडिंग वेल बिफोर द रीडर्स, एंड वी समराइज ताकि हम उसे क्लियरली याद, मेन पॉइंट्स जो हैं उसको याद रख सकें। ऑलराइट, व्हाट इज अ समरी? अ समरी इज अ शॉर्टेंड वर्जन, एक छोटा वर्जन है किसी भी टेक्स्ट का, चाहे वो एक शॉर्ट स्टोरी है या वो एक पोम है। जब हम उसका शॉर्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट वी मीन बाय समरी। इट कंटेन्स द मेन पॉइंट्स। एक समरी में डियर लर्नर्स, शाबाश, बिल्कुल, मेन पॉइंट्स, जो बुनियादी नुकात हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम मिस नहीं कर सकते। इसके बाद एंड इज रिटन इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप टॉपिक से डिविएट नहीं होते, अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, और आप ओरिजिनल टेक्स्ट जो है हमारा, जिसको हमने पढ़ा और जो आपने प्रोड्यूस किया, वो आपका समराइज्ड टेक्स्ट है, समराइज्ड वर्जन है। तो आपका जो वर्जन होगा उसमें लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करेंगे उस तरह होगी। आप कॉपी नहीं करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट को, बल्कि समराइज करेंगे, अपने अल्फाज यूज करेंगे। सो इट इज अ मिक्सचर
of reducing a long text to a short text and selecting relevant information. समरी की एक खुसूसियत क्या है कि किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट को हमने पढ़ा, 10 पेजेस का टेक्स्ट था या 2 पेजेस का टेक्स्ट था या इवन 1 पेज का टेक्स्ट था, हमने उसे पढ़ा, समझा और हमने उसके बारे में लिखा शॉर्ट में कि इसके क्या पॉइंट्स हैं, व्हाट इज द मेन पॉइंट, क्या बात है जो इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर मैं टेक्स्ट को ना भी पढ़ूं ओरिजिनल टेक्स्ट को, फिर भी मुझे समरी पढ़कर पूरे टेक्स्ट की समझ आ जाए कि टेक्स्ट में क्या मेन आइडिया था, क्या मेन इश्यूज या मेन पॉइंट्स हाईलाइट हुए थे। जी समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, अ गुड समरी, एक अच्छी समरी में क्या होता है बच्चों? shows that you have understood the text. ये चीज इस बात की अक्कासी करती है समरी आपकी कि आपने टेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। इसका मतलब है कि हमें उस टेक्स्ट को स्टार्ट टू फिनिश पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्किम करना पड़ेगा। हम स्कैनिंग टेक्निक यूज नहीं करेंगे बल्कि हम उसको वर्ड बाय वर्ड एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। जी, objective summary is a brief, neutral and factual outline of a work's main points. अब समरी दो तरह की हो सकती है डियर लर्नर्स, एक सब्जेक्टिव समरी जिसके अंदर आपके ख्यालात या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर आप अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव समरी, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट आप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्या आप लोगों का आवाज क्लियर है? ऑलराइट, बट on the other hand objective summary में there will be objectivity. आप उसको दूर से ऑब्जर्व करके एज इट इज उसके मेन पॉइंट्स को समराइज कर देंगे, उसके अंदर अपने ख्यालात का इजहार, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने पॉइंट से अपना वाकया, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन शेयर नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह है उसी तरह हमने उसको ऑब्जेक्टिवली समराइज कर देना है। तो क्या डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समरी में? द JTN स्कूल, यस Sir, please repeat your question. What is the difference between subjective summary and objective summary? जी, anyone? Little stars, yes. हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और ऑब्जेक्टिव समरी में हम जो हमारे पास मुसन्निफ होता है, मतलब Yes. नरेटर, उसके ख्यालात का इजहार करते हैं। जी, ऑब्जेक्टिवली हम जब चीजों को देखेंगे, हमने एक पोम पढ़ी और हमने उसको अपने अल्फाज में समराइज कर दिया, दिस इज ऑब्जेक्टिव समरी। लेकिन अगर हमने कहा कि अपने पॉइंट्स भी इजहार किए, उसके अंदर अपनी इंटरप्रिटेशन की, तो दैट वुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव बट वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो समरी इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समरी में डियर लर्नर्स, जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ के समराइज करेंगे, आप उसको थर्ड पर्सन नैरेटिव, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में करेंगे। यू शुड नॉट बी यूजिंग द आई वॉइस, जो फर्स्ट पर्सन वॉइस है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इन द ऑब्जेक्टिव समरी। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हियर देयर वाज एन आर्टिकल, अब ये उसकी समरी है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर द आर्टिकल स्टॉर्म आउट बुलिंग बाय जेनिफर डिग्नैन shows why bullying is a problem and how it can be solved. आर्टिकल था बुलिंग के बारे में, स्टॉम्प आउट बुलिंग, काफी या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इट वाज अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, उसको समराइज कर दिया हियर ऑब्जेक्टिवली, that these are the things that were mentioned in the article, these are the things that were mentioned in the text. So this is how you create a summary. आपकी summary आपके original text से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? Kingway Group of School,
जी जी अनम्यूट कीजिएगा अपनी तरफ से आप। शाबाश। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। ऑलराइट, एनीवन एल्स? दरअनसा जी। सर कम होती है, रियल टेक्स्ट से कम होती है। यस, ओरिजिनल टेक्स्ट से, रियल टेक्स्ट से हमारी समराइज्ड वर्जन जो है वो काफी शॉर्ट होता है, क्योंकि हम एक्सक्लूड कर देते हैं एक्स्ट्रा थिंग्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड वी ओनली स्टिक टू द मेन पॉइंट्स, द क्रक्स ऑफ द होल टेक्स्ट। उसके अंदर क्या मेन आइडिया था, उसके मेन पॉइंट्स, अगर डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड हैं, अगर एडवांटेजेस मेंशन्ड हैं, अगर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का रिलेशनशिप कुछ मेंशन्ड है, तो हम उसको स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म में एड्रेस करते हैं अपनी समरी में। और अल्टीमेटली जब आप कंपैरिजन करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, द ओरिजिनल पैसेज, द ओरिजिनल टेक्स्ट इज in its original form, but the paraphrase text, the summarized version is quite short. All right, it can be 1/3, it can be 2/3 of the whole text, या आप उसको 1/3 तक अगर लिमिटेड रखें, that is a very good thing. Now here is अब यहां पे आप देख सकते हैं, this is totally objective, there's third person point of view involved, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव समरी को लिखा गया है। अगर आपके पास टेक्स्ट है ऑथर और उसके टाइटल के साथ, तो आप उसको इस तरह स्टार्ट ले सकते हैं, दैट द आर्टिकल, द टेक्स्ट और द पोम बाय XYZ, जो भी ऑथर या पोर्ट है, उसके बाद आप उसको स्टार्ट ले सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव समरी। हियर इज अ समरी एग्जांपल। यहां पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन द ऑथर एंड टाइटल, राइट। सेकेंडली व्हाट इज द थीसिस, जो मेन पॉइंट है या थीसिस है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले यू हैव टू रीड एंड गो थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। नेक्स्ट यू कैन गिव एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल्स, अगर 5 एग्जांपल्स दी हैं, तो उनमें से आप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल को मेंशन कर सकते हैं। देन आप कोई कोटेशन मेंशन कर सकते हैं, उसमें से कोई कोट है, पोम की कोई वर्स मेंशन कर सकते हैं, या ओरिजिनल टेक्स्ट में ऑथर का कोट या किसी और कैरेक्टर का किसी स्टोरी में कोट, आप इंपॉर्टेंट वन जो स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है, जो उस टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कोट कर सकते हैं। एंड लास्टली आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लॉन्ग डिटेल है आप उसको समराइज करके एक पॉइंट में बना दें और आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो ओरिजिनल टेक्स्ट काफी बड़ा होगा, लेकिन समराइज टेक्स्ट आपका, डियर लर्नर्स, इट विल बी quite short. So first of all is mention author and title, then the main idea, then mention one example or any one instance that is quite short and important. You can mention quotes, and at the end you can mention anything, any important thing, and then conclude the whole summary. So objective summary, if you are objectively summarizing a poem, it provides a concise and neutral overview of its main points and themes without incorporating personal opinions. आपने personal opinions नहीं देने, you are not mentioning personal opinions or interpretations. It focuses on presenting the essential information. Essential is the key word over here, dear learners, for summary. You only have to mention the most important information mentioned in the text, and you have to mention it in a straightforward manner. So how many points did we figure out from here? Objective summary of a poem. If you are summarizing a poem, it should be concise, it should be neutral. न्यूट्रल होगी, यानी न्यूट्रल कब होता है इंसान, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियंस नहीं देता, तो क्या होता है, न्यूट्रल है।
अगर पोम नेचर के बारे में है और ऑथर ने और पोर्ट ने नेचर को ऑब्जर्व किया है तो आप उसी की ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो चीज टेक्स्ट में सरफेस लेवल पे मेंशन्ड है वही चीज आप उसको समराइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव मींस वेरीफाएबल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। आपकी ऑब्जेक्टिव समरी आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से डायरेक्टली लिंक होती है, उसको फैक्ट चेक किया जा सकता है। कोई भी चीज जो ऑब्जेक्टिव है उसको वेरीफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। Then, on the other hand, subjective means information or perspective based on feelings, opinions, or emotions. Are we going to mention these in our objective summary? No. We are focusing on this part. Objective. जिस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें एक ही आंसर ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आप अगर सही आंसर को करेक्ट करेंगे then you will get the marks. But in subjective paper, you can, in the answer of a question, you can एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपके अल्फाज दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल। आपका आइडिया मुख्तलिफ हो सकता है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है। बट इन ऑब्जेक्टिव द क्वेश्चंस आर, द आंसर्स हैज टू बी सेम। वही आंसर होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो क्योंकि चेक किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में ये फर्क है। ऑब्जेक्टिव समरी में देयर विल बी facts and evidence you can quote, and in subjective there is opinions, feelings and emotions. मेरा ख्याल है कि ऑथर ने ये कहा है, आपने ये नहीं आपने ये करना है सब्जेक्टिव में। बट इन ऑब्जेक्टिव समरी आप वही उसी चीज को समराइज करेंगे जो कि सरफेस लेवल पे नजर आ रही है। There are three main components, you can note it down. तीन बुनियादी चीजें हैं in writing an objective summary. Central idea, main idea, जिसे main idea भी कहते हैं या main topic है of the document, of the text, central idea. For example, if the story is on family conflict, if the story is about empathy, if the story is about sympathy, if the story is about helping others, if it is about pollution, तो वो मेन आइडिया आपने उसके अंदर से लाजमी डिस्कस करना है। The supporting ideas, the facts or details that support the central idea, and thirdly, objective idea or the pure facts without anyone's opinion. So these are the three components that make up an objective summary: central idea, some supporting details, and objective idea. That without anyone's opinion, आपने किसी का या अपना ओपिनियन नहीं देना, डायरेक्टली उस चीज को मेंशन करेंगे। So you will mention the main idea, some important facts, only the main points, only the main facts, and then objectivity, that this is what the poet or the author of the text thinks, and that's it. All right? Now, let's move. Here is a poem by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. I hope that you are familiar with this poem. सबसे पहले आप इस poem को पढ़ेंगे. There are 4 stanzas of this poem. Yes, let's put that into practice. अब हम इस text को, इस poem को पढ़ेंगे और हम इसको objectively summarize करेंगे. Stanza 1. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. All right. My little horse must think it square to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Now, किस बारे में बात हो रही है? What is the setting? The setting is there is a poet who's walking, who's traveling from a very remote area जहां पे बर्फबारी है, बहुत ठंड है, woods हैं, और वो अपने घोड़े पर सवार जो है वहां से गुजर रहा है। वो एक ट्रैवलर है। वो कहता है ये किसकी लकड़ियां हैं, ये किसका ये जंगल है ये सारा,
मुझे आई थिंक आई नो, शायद मैं जानता हूं, उसका घर जो है साथ वाला जो गांव है या जो गांव वहां पे है, वो मुझे यहाँ पे रुका हुआ नहीं देखेगा कि मैं उसकी वर्ड्स को देख रहा हूं या उसके इस सामान को या जो भी है एरिया को देख रहा हूं जो स्नो से कवर्ड है. बेसिकली दिस इज अबाउट नेचर. दिस इज अबाउट नेचर. My little horse must think it square to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. वो कहता है घोड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट माई लिटिल हॉर्स, वो सोचता होगा कि कितनी अजीब बात है कि ये जो मेरा सवार है ये यहाँ पे रुक गया है. व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे हम क्यों रुके हैं? ठीक है, यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है और यहाँ पे एक लकड़ियां हैं, वर्ड्स हैं, फ्रोजन लेक है, धुंध है, हर चीज स्नो से कवर्ड है. हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? और ये जो इवनिंग है ये इस साल की सबसे लंबी इवनिंग है, सबसे लंबी शाम है. हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मेरा हॉर्स जो है ये सोचता होगा. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. कि उसने अपने बैल को झटका दिया, हिलाया, ये इशारा करने के लिए कि हम यहां से चलते हैं, ये सेफ नहीं है, कि क्या हमसे गलती हो गई कि हम गलती से यहां पे रुक गए हैं, हम यहां पे क्यों रुके. ऑलराइट, कि सिर्फ हवा चल रही है और जिस तरह इस तरह की सुनसान सी और यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, बस नॉर्मल चीजें हैं सब, तो हम यहाँ पे क्यों रुके? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. कि वर्ड्स हैं, वो जो नजारा है, वो मंजर है, बहुत खूबसूरत है, उसमें डार्कनेस है, वो बहुत गहरा है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे मैं और रुक कर इस नजारे को एंजॉय नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे जाना है, मुझे अपनी एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी अर्बन लाइफ में जाना है, मुझे प्रोमिसेस को निभाना है और मुझे बहुत दूर जाना है. तो ये एक पूरा इसके अंदर ख्याल है नेचर के साथ कनेक्ट करने का. स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव समरी. अगर हम सब्जेक्टिवली समराइज करें, हम इस पोम पे बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, डिफरेंट पोम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, अपने ख्यालात और एक्सपीरियंसेस को भी डियर लर्नर्स लिख सकते हैं, बट हमने इसे ऑब्जेक्टिवली समराइज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? Yes, we will mention the title. In Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost, the title and the author, the speaker pauses to observe a snow-covered forest. के speaker जो है, जो narrator है, वो एक जंगल में, एक बर्फ से ढके हुए जंगल में रुका. The speaker's horse seems confused by the stop. घोड़ा जो है स्पीकर का वो बड़ा कंफ्यूज हुआ कि हम यहाँ पे क्यों रुके. As there are no nearby buildings, कि वहां पे कोई बिल्डिंग्स भी नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है. The quiet scene is peaceful with only the sound of the wind and falling snow. Although the words are attractive and serene, the speaker remembers their obligations and continues on their journey with a reminder of the responsibilities they must fulfill before resting. हमने यहाँ पे बिल्कुल as it is उस poem के stanzas को summarize कर दिया in a very few lines using our own words, but हमने उसकी गहराई में नहीं गए हम, बल्कि ऑब्जेक्टिवली हमने पूरे स्टैंजास को पैराफ्रेज कर दिया in our own words, and this is how we created a very good objective summary. Students, a worksheet is given to you, and now it's time to look at that up so that you can summarize that. Any question regarding the lecture? I hope that you've got your worksheets. So I'm here available till the lecture ends. Now just work on your worksheets. All right. आपने उसमें भी objectively summarize करना है. Can we open the worksheet?
lecture end. All right, so students, here is the worksheet. Now you have to put our lesson, our knowledge into practice now, and I'll see you in the next video in another lesson. Take care of yourselves. Allah Hafiz.